केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 5 लाभकारी एवं विषैला तत्व क्या है, उदाहरण से समझाइए। उत्तर लाभकारी तत्व जैव प्रक्रियाओं में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जीवों में उपस्थित न होने से वृद्धि तथा प्रजनन में सहायता करते हैं, परंतु उनकी अनुपस्थिति से जीवों में कोई बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। इन तत्वों को लाभदायक तत्व कहते हैं, जैसे लिथियम, बेरियम, एल्युमिनियम तथा सिल्वर आदि लाभदायक तत्व हैं। निम्न सारणी में जैव प्रक्रियाओं में उपस्थिति तत्वों की मात्रा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। विषैले तत्व जैव प्रक्रियाओं में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम आवश्यक तथा लाभदायक तत्वों के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि जैव विकास में ये तत्व न आवश्यक तथा न ही लाभदायक तत्वों की भूमिका में हैं तथा इनकी अल्प मात्रा से ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये तत्व जीवों पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऐसे तत्वों को विषैले तत्व कहते हैं। अगर लिखित सारणी में विषैले तत्व दिए गए हैं। प्रश्न 9 अमरकरी पारा जैव अभिक्रियाओं में किस तरह कार्य करता है। उत्तर पारा मरकरी Hg की विषाक्तता टॉक्सिसिटी ऑफ मरकरी। पारा एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु है जो वायु, जल तथा जमीन में पाई जाती है। पारे की अल्प मात्रा भी गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधा डालती है। पारे का विषैला प्रभाव तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र तथा प्रतिरोधक तंत्र पर पड़ता है। इस कारण फेफड़े, किडनी, त्वचा तथा आंखों पर असर करता है। पारे के कार्ब धातु के यौगिकों में मेथिल मरकरी विषैला होता है तथा इसकी दुष्प्रभाव में वे लोग आते हैं जो मछली या सेलफिश खाते हैं। इसके विपरीत एथिल मरकरी विषैला नहीं है। वातावरण में मरकरी की उपस्थिति को बढ़ाने वाले कारकों में मनुष्य की प्रकृति से छेड़छाड़ तो है ही साथ ज्वालामुखी की सक्रियता तथा चट्टानों का क्षरण भी प्रमुख है। कोयले से चलने वाले उद्योग, चाहे वे घरेलू हों या व्यापारिक हों, वायुमंडल में मरकरी को बढ़ाते हैं। पर्यावरण में उपस्थित पारे के ये कण बैक्टीरिया द्वारा मेथिल मरकरी में परिवर्तित हो जाते हैं। मेथिल मरकरी का जमाव मछलियों में तथा सेलफिश में हो जाता है। तो क्या नाचो मनुष्य द्वारा इनका सेवन शरीर में विषाक्तता पैदा करता है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाली गैसों में मरकरी की वाष्प भी होती है, जो वहां कार्य करने वालों के श्वास के साथ शरीर के भीतर चली जाती है। एक सीमा तक मरकरी शरीर पर असर नहीं करता, लेकिन एक निश्चित सीमा से ऊपर इसका खतरा बढ़ जाता है। मेथिल मरकरी सीधे तौर पर गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करता है। शिशु के मस्तिष्क का विकास तथा तंत्रिका तंत्र का विकास ठीक से न होने का दुष्प्रभाव यह होता है कि मानसिक दुर्बलता, दृष्टि बाधा तथा कमजोरी होने लगती है। नहीं। पारे के अकार्बनिक लवण में संक्षारण कोरोजन का गुण होता है, जो त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। वायु में 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होने पर मरकरी का प्रदूषण माना जाता है। मेथिल मरकरी की मानव शरीर में टॉलरेंस सीमा 0.1 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम वजन है। एक 70 किलोग्राम का व्यक्ति 7.0 माइक्रोग्राम तक प्रतिदिन सुरक्षित रख सकता है। मरकरी के मेथिल मरकरी में परिवर्तन के लिए विटामिन B12 का कोबाल्ट थर्ड भी जिम्मेदार है। मरकरी के विभिन्न स्पीसीज जो विषाक्तता उत्पन्न करते हैं वे हैं Hg, Hg2+, Hg2+, RH+ तथा R2Hg। इनमें से Hg2+ विषैला नहीं है, क्योंकि अग्नाशय में उपस्थित HCl इससे क्रिया कर अविलेय Hg2Cl2 बना लेता है। खाद्य श्रृंखला में जैवीय मेथिलीकरण होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट 3+ के साथ जुड़ा हुआ CH3 समूह Hg2+ आयन पर स्थानांतरित होता है, जिससे CH3Hg तथा CH3-2Hg बनते हैं। Hey, y'all, come look at this. मरकरी की विषाक्तता दूर करने के उपचारात्मक उपाय। सजेशन टू प्रिवेंट Hg टॉक्सिसिटी। एक सभी क्लोर एल्कली प्लांट में Hg इलेक्ट्रोड का उपयोग न कर आधुनिक तकनीक विकसित की जाए। 2 सभी एल्किल मरकरी युक्त पेस्टिसाइड प्रतिबंधित किए जाएं। मरकरी विषाक्तता का उपचार। रेमेडीज फॉर Hg टॉक्सिसिटी। एक सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्साइड एक अच्छा एंटीडोज है। 2 N-एसिटिल DL पेनिसिलेमिन जैसे
किलेटिंग अभिकर्मक को उपयोग 3 डीमर्केप्राल का इंजेक्शन दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 11 आर्सेनिक विषाक्तता पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। उत्तर आर्सेनिक की विषाक्तता टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक एक सीमा से अधिक होने पर आर्सेनिक की विषाक्तता परिलक्षित होती है। एक अल्प अवधि के बाद तक आर्सेनिक की विषाक्तता के लक्षणों में उल्टी, पेट दर्द, पतले दस्त आदि प्रारंभ हो जाते हैं। अधिक समय तक विषाक्तता का प्रभाव त्वचा का मोटा होना, त्वचा काली पड़ना, हृदय रोग, मांसपेशियों का शून्य होना तथा कैंसर तक हो सकता है। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। भूमिगत जल में आर्सेनिक का संदूषण कंटामिनेशन होने की संभावना होती है। इसके अलावा खदानों से या कृषि उद्योगों से भी जल में आर्सेनिक का प्रदूषण हो जाता है। जल में 10 से 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा खतरनाक होती है। आर्सेनिक लगभग 200 एंजाइमों के गुणों तथा क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। आर्सेनिक की अकार्बनिक पदार्थों के रूप में उपस्थिति अधिक घातक होती है। कार्बनिक पदार्थों के रूप में यह कुछ सीमा तक सुरक्षित होता है। चयापचय मेटाबॉलिज्म कुछ बैक्टीरिया तथा फंजाई के द्वारा आर्सेनिक का मेथिलीकरण होकर डाइमेथिल तथा ट्राइमेथिल आर्सेन बनता है। आर्सेनाइड जल में विलयशील होने के कारण आर्सेनेट की अपेक्षा अधिक फाइटोटॉक्सिक होते हैं। आर्सेनिक एक सामान्य प्रोटोप्लाज्मिक जहर होने के कारण मानव के सारे शरीर तंत्र को प्रभावित करता है। विषाक्तता का क्रम निम्नानुसार होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आर्सेनिक की विषाक्तता का प्रभाव एक कोएंजाइम के साथ आर्सेनिक का संकुलन कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ आर्सेनिक विद कोएंजाइम्स एक एंजाइम के ऐसे समूह पर आर्सेनिक थायराइड के आक्रमण के कारण आर्सेनिक का विषैलापन आता है, क्योंकि ऐसा करके वह एंजाइम की क्रियाशीलता को रोकता है। साइट्रिक आम्ल चक्र में जो एंजाइम कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे आर्सेनिक की उपस्थिति से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। आर्सेनिक थायराइड के साथ संकुल के कारण पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की क्रियाशीलता में भी रुकावट आती है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण रुक जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2 आर्सेनिक के द्वारा फास्फोरिलेशन का अयुग्मन अनकपलिंग ऑफ फास्फोरिलेशन बाय आर्सेनिक रासायनिक रूप से आर्सेनिक फास्फोरस से समानता रखता है, इसलिए ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं जिनमें फास्फोरस शामिल होता है आर्सेनिक बाधा डालता है। विशेष रूप से यह एटीपी के निर्माण में समझ में आता है। 3 आर्सेनिक थायराइड प्रोटीनों को स्कंदित कोगुलेट कर देता है। 4 आर्सेनिक धूल एज डस्ट के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को त्वचा तथा नेत्र रोग की शिकायत होती है। उपचार रेमेडीज फॉर आर्सेनिक टॉक्सिसिटी आर्सेनिक के एंटीडोज के लिए ऐसे रसायन आवश्यक हैं जिनमें ऐसे समूह हो तथा जो आर्सेनिक थायराइड के साथ बंध बना लें, जैसे 2,3 डाइमर्केप्टोप्रोपेन। प्रश्न 13 क्लोरोफिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए संरचना बनाइए। उत्तर पोरफायरिन्स एवं धातु पोरफायरिन्स जैविकीय तंत्र में उपस्थित धातु आयन वृहद चक्रीय लिगैंडों के साथ एक विशेष प्रकार के संकुल बनाते हैं। इन वृहद चक्रीय लिगैंडों को पोरफायरिन्स कहते हैं, जो कि पोरफिन के व्युत्पन्न होते हैं। पोरफिन वलय तंत्र वस्तुतः दीर्घ चक्रीय टेट्रापाइरोल तंत्र होता है, जिसमें संयुग्मित द्विबंध पाए जाते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पोरफिन अणु में भिन्न प्रतिस्थापित समूह के जुड़ने पर बने व्युत्पन्न को पोरफायरिन्स कहते हैं। इस प्रकार धातु तथा पोरफायरिन्स लिगैंडों से बने संकुलों को धातु पोरफायरिन्स कहते हैं। उदाहरण क्लोरोफिल तथा हीम। धातु पोरफायरिन्स का पौधों तथा जंतुओं के मौलिक जैविक प्रक्रमों से अत्यधिक निकटता से संबंध होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन तथा अणुओं को स्थानांतरित करने की क्षमता पाई जाती है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी को कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। क्या बोला तूने? इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन एवं श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट के फोटोरिसेप्टर्स में प्रारंभ होता है। इस पिगमेंट का जेनेरिक नाम क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण की समग्र प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है।
तथा इसमें एक से अधिक प्रकार के क्लोरोफिल भाग लेते हैं। इनमें मैग्नीशियम मैक्रोसाइक्ल क्लोरोफिल ए के साथ साथ अज्ञात संगठन का मैग्नीज संकुल, विभिन्न आयरन युक्त साइटोक्रोम्स एवं फेरिडॉक्सिन एवं कॉपर युक्त प्लास्टोसाइनिन भी भाग लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दो केंद्र होते हैं जिन्हें प्रकाश तंत्र फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट या पीएस फर्स्ट तथा प्रकाश तंत्र सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड या पीएस सेकंड कहते हैं। इनमें से प्रकाश तंत्र फर्स्ट का उपयोग एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन के स्थान पर H2S उत्पन्न होता है। प्रकाश तंत्र सेकंड पीएस सेकंड सभी हरे पौधों एवं एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को ग्रहण करता है जिसका उपयोग प्रकाश तंत्र सेकंड द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन में किया जाता है। क्लोरोफिल कई किस्मों में पाए जाते हैं जिनमें से क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी तथा ई बैक्टीरियो क्लोरोफिल एवं बैक्टीरियोविडिन प्रमुख हैं। इन सभी क्लोरोफिल के अणुओं में एक टेट्रापायरोल का ढांचा होता है। यह एक वलय रिंग के रूप में होता है एवं इसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु उपस्थित रहता है। तथा कथित पायरोल अणु में 5 परमाणुओं का एक ढांचा होता है। इन 5 परमाणुओं में 4 कार्बन तथा एक नाइट्रोजन का परमाणु होता है एवं ये पांचों एक वलय में विन्यस्त रहते हैं। ऐसे 4 पायरोल वलय विन्यस्त होकर क्लोरोफिल शीर्ष का निर्माण करते हैं। पोरफायरिन वलय के एक सिरे पर एल्कोहल फाइटोल जुड़ा रहता है जिससे इस अणु की पुंज बनती है। शीर्ष तथा पुंज के ढांचे से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं में थोड़े से परिवर्तन से ही क्लोरोफिल की कई किस्में बन जाती है। क्लोरोफिल ए तथा बी दो ऐसे वर्णक पिगमेंट हैं जो वर्णक वाले जीवाणुओं को छोड़कर प्रायः स्वपोषित पौधों में अधिकतर से पाए जाते हैं, परंतु क्लोरोफिल बी नील, हरित, भूरे तथा लाल शैवालों एल्गी में नहीं पाया जाता है। अन्य क्लोरोफिल सी, डी, ई केवल शैवालों में क्लोरोफिल ए के साथ साथ पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए में एक मेथिल समूह CH3 पाया जाता है। अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्लोरोफिल बी में मेथिल समूह के स्थान पर एक एल्डिहाइड CHO समूह होता है। क्लोरोफिल एक प्रकाश संश्लेषित वर्णक है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल दृश्य प्रकाश के लाल भाग 680 से 700 nm में से फोटोनों का अवशोषण करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल अणु प्रकाश अवशोषण के बाद उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित क्लोरोफिल अणु अपनी ऊर्जा को अन्य रासायनिक मध्यकों पर स्थानांतरित कर देता है। ये चुप है।